हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विथ हिमांशी ऋषि। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। जी हाँ, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम विलियम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनकी लाइफ रिलेटेड फैक्ट्स, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं एंड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अब उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का तो प्लीज़ डू वॉच इट। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी गई हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा बिकॉज एंड में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी है अबाउट दिस वीडियो। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो द फर्स्ट 11th क्वेश्चन वी हैव इज, in his which work did William Wordsworth talk about Cambridge University? अब आपको लग रहा होगा ये 11th क्वेश्चन कैसे आ गया जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है। तो लेट मी जस्ट टेल यू, हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइक आई सेड, ये उसके कंटिन्यूएशन में वीडियो, तो इसलिए वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कहता है। इन हिज विच वर्क डिड वर्ड्सवर्थ टॉक अबाउट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? ऐसा कौन सा वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का जिसमें उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रखी है? टिंटिन एबे, द प्रिल्यूड, द डैफोडिल्स या फिर लिरिकल बैलेट्स? सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड 14 बुक्स में डिवाइडेड है। जो ये वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, द प्रिल्यूड, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स। सो कौन सी बुक में इन्होंने जिक्र किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में? बुक नंबर 3 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो हमें इसका आंसर अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज लोडेमिया? जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है लोडेमिया, वो किस फॉर्म में लिखी है, वो कैसी पोएम है? ए इज सोनेट, बी ब्लैंक वर्स, सी नरेटिव या फिर डी एपिक? सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, नरेटिव पोएम है। जो लोडेमिया है वो एक नरेटिव पोएम है और वो 1815 में लिखी गई है। और वो जो पोएम है वो किस बारे में बात करती है? इट इज़ अ स्टोरी बेस्ड ऑन द ट्रोजन वॉर। ठीक है, जो ट्रोजन वॉर हुई थी लोडेमिया में, उसी का जिक्र किया गया है इस पोएम में। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें उन्होंने ट्रोजन वॉर के बारे में डिस्कस किया है या फिर बात की है? तो उसका आंसर हमें पता होना चाहिए, लोडेमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन? वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन किसने कहा है? एर्नोल्ड ने, एस.टी. कॉलरिज ने, जॉन कीट्स ने या फिर लॉर्ड बायरन ने? सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, एस.टी. कॉलरिज। एवर एंड्योरिंग मैन वर्ड्सवर्थ को कहा है किसने? कॉलरिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो भी हम रीड करेंगे, तो इसे ध्यान से सुनना। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज द लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम? जो ये लाइन है स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये कौन सी पोएम से ली गई है वर्ड्सवर्थ की? टू मेलानकली, टू ल्यूसी, टिंटिन एबे या फिर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस? सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, टिंटिन एबे। ये पहले भी 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी इंग्लिश में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है टिंटिन एबे की, तो ये हमें याद रखनी है इन लाइन्स को। क्या है? स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज द लाइन टेकन फ्रॉम टिंटिन एबे। और हमें इस पोएम का डेट ऑफ पब्लिश भी पता होना चाहिए, पब्लिशिंग डेट कब है इसकी। और ये लिरिकल बैलेट की, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, टिंटिन एबे इज द लास्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलेट्स। और किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। लिरिकल बैलेट्स को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो अब वो सब फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट कॉलरिज? वर्ड्सवर्थ कॉलरिज से कब मिले? हमें वो ईयर बताना है।
1795, 1785, 1780 या फिर 1790? द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, 1795। अब आपको लग रहा होगा ये कैसा क्वेश्चन है, हम ईयर कैसे रिमेंबर करें कि वो कब मिले? ना ये बर्थ ईयर है, ना ये डेथ ईयर है, ना ये कोई पब्लिशिंग ईयर है किसी इंपॉर्टेंट वर्क की। सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये एग्जाम में टीजीटी इंग्लिश में पूछा जा चुका है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें डेट ऑफ मीटिंग कॉलेज और वर्ड्सवर्थ की पता होनी चाहिए। दे मेट इन 1795। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, इन द पोएम वी आर सेवन व्हाट डज द गर्ल डू नियर हर डेड सिबलिंग्स? एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, वी आर सेवन, ठीक है। उसमें एक लड़की है, वो अपने डेड सिबलिंग्स मतलब अपने मरे हुए भाई बहनों के आसपास वो क्या करती है? शी सिंग्स, ईट एंड डांस, बी पार्ट क्राई, शाउट एंड फेंट्स, सी पार्ट स्यू, सिंग एंड ईट डिनर, या फिर डी पार्ट स्यू, वॉच टीवी एंड ईट डिनर? सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, स्यू, सिंग एंड ईट डिनर। स्यू मतलब कढ़ाई, या फिर आप कढ़ाई बुनाई जो होती है उससे हम स्यू करना बोलते हैं, या फिर सिलाई, ठीक है। तो जो ये पोएम है ये एक गर्ल के ऊपर है, शी इज़ वेरी इनोसेंट, और वो स्पीकर से बात कर रही है। स्पीकर उससे पूछता है कि आप कितने सिबलिंग्स हो, कितने भाई बहन हो? तो वो बताती है कि हम 7 भाई बहन थे। फिर वो अपने भाई बहनों के बारे में डिस्कस करती है, और फिर वो बताती है कि उसके 2 भाई बहन मतलब एक भाई और एक बहन की डेथ हो गई थी, और कैसे उन्हें चर्च यार्ड के पास मिट्टी में दबा दिया, और अब वो पौधे बन के निकल आए उसमें से, ठीक है। फिर वो बताती है कि देयर आर टाइम्स जब वो उनके ग्रेवयार्ड पे जाती है, वो वहाँ पे बैठती है उन पेड़ों से, मतलब वो ये समझती है कि वो जो पेड़ है, वो प्लांट्स है, वो इसके खुद के भाई बहन हैं जिनको नीचे दबाया गया था। तो कहती है कि मैं जाती हूँ रोज़ उनके ग्रेवयार्ड में, बैठती हूँ वहाँ पे, मैं स्यू करती हूँ, सिलाई बुनाई करती हूँ, एंड देयर आर टाइम्स जब मैं अपना खाना लेके जाती हूँ, उनके साथ डिनर करती हूँ, और मैं उनको गाना भी गा के सुनाती हूँ। सो ये तीनों चीज़ें हैं जो वो अपने सिबलिंग्स, डेड सिबलिंग्स के साथ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट नेचर बी योर फ्रेंड इज़ द लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम? ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि नेचर है जो मतलब प्रकृति, उसको अपना फ्रेंड बनाइए। और ये कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है? दिस इज़ अ वेरी फेमस लाइन, ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। तो कौन सी पोएम से लाइन ये ली गई है? टू मेलानकली, द टेबल्स टर्न, टिंटिन एबे, या फिर डैफोडिल्स? द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, द टेबल्स टर्न्ड। अब ज़्यादातर बच्चों को क्या लगेगा कि टिंटिन एबे में उन्होंने नेचर के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी है, या फिर डैफोडिल्स के बारे में, बट बेसिकली टिंटिन एबे में उन्होंने नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी है। तो ज़्यादातर बच्चे इसको टिंटिन एबे ही मार्क करेंगे, बट दैट विल बी रॉन्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें इसकी पोएम का नाम अच्छे से पता होना चाहिए, एंड द आंसर इज द टेबल्स टर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स इज द लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो हमें इसकी पोएम का नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ज़रूरी नहीं है आपको पूरी लाइन आए, आपको ये फ्रेज भी आ सकता है, सिर्फ गेटिंग एंड स्पेंडिंग। तो हमें ये अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ से लिया गया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस, टू मेलानकली, टू ल्यूसी, टिंटिन एबे, या फिर द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस? द करेक्ट आंसर इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। और ये क्या है? एक सोनेट है, ये एक सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ ने अगेंस्ट में बोला है टू मटीरियलिस्टिक लाइफ, मतलब जो लोग चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना कि नेचर को, सो उसके अगेंस्ट में बोला है कि हम कैसे, जो आजकल के लोग हैं वो कैसे चीज़ों को पाने में और उनको स्पेंड करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, ना कि वो अपनी एनर्जी लगाते हैं कि वो नेचर के पास जा सके, और दे शुड गो टू नेचर, या फिर नेचर के लिए कुछ करे। तो इसी के ऊपर इन्होंने ये सोनेट लिखा है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ड्रामेटिक नोट इन इंग्लिश पोइट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो ड्रामेटिक नोट है इंग्लिश पोइट्री में वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? पीबी शेली ने, जॉन कीट्स ने, विलियम ब्लेक ने, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने? सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। ड्रामेटिक नोट पोएट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय
जो ये वर्क है इवनिंग वॉक वो किसने लिखा है? बायरन, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पूछे जाते हैं वो मोस्टली उनके वर्क्स से पूछे जाते हैं। एक तो हो गए इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि 4 आपको वर्क्स दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कौन सा इनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ का है। तो अगर जो हमारे टीजीटी के 4 राइटर्स हैं, खैर हमें सभी के वर्क्स अच्छे से पता होने चाहिए, बट आप मान के चलो विलियम वर्ड्सवर्थ के हमें ऑलमोस्ट सारे वर्क्स पता होने चाहिए। अगर आप सारे वर्क्स नहीं याद कर सकते तो उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स तो हमें पता होने ही चाहिए, बिकॉज आप ये मान के चलो पेपर में 2 से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे डेफिनेटली, जहाँ पे आपको वर्ड्सवर्थ के वर्क्स दिए रहेंगे और आपको पहचानना होगा कौन सा वर्क उनका है या फिर कौन सा वर्क उनका नहीं है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, उसमें हमने वर्ड्सवर्थ के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड में डिस्कस करे हैं इसी वीडियो के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट? वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ का, उसके अंदर हमने पोएट लॉरिएट के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट कौन थे? जिसने फर्स्ट वीडियो देखी है उसको ये आंसर आता होगा। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए पार्ट इज वर्ड्सवर्थ, नेक्स्ट जॉन ड्राइडन, एस.टी. कॉलरिज या फिर टेनिसन। अब ज़्यादातर बच्चों को लग रहा होगा कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करें तो क्या पता विलियम वर्ड्सवर्थ ही आंसर हो, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे हमारे जॉन ड्राइडन जो कि थे 1668 से, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ कब बने थे? अगर आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट कब बने थे तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। पोएट लॉरिएट्स हमें ड्राइडन का, टेनिसन का और वर्ड्सवर्थ का अच्छे से इन तीनों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर बेल द थर्ड इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन या फिर पी.बी. शेली। जो ये वर्क है, पोएम है पीटर बेल द थर्ड, ये किसने लिखी है? अब ज़्यादातर बच्चों को लग रहा होगा कि हम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस करें तो वर्ड्सवर्थ ही होगा, बट ऐसा नहीं है। पीटर बेल द थर्ड लिखी है पी.बी. शेली ने। अब मैंने पी.बी. शेली का क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लाई, इसके पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज मिलते जुलते वर्क वर्ड्सवर्थ और पी.बी. शेली ने लिखे हैं, तो हमें दोनों के ही वर्क्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। जो अभी हमने डिस्कस किया, शेली ने लिखा है पीटर बेल दी थर्ड और वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है? पीटर बेल, ठीक है। तो पीटर बेल किसने लिखी है दिमाग में डाल लो, पीटर बेल लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, और द थर्ड लगा दो उसके आगे, पीटर बेल दी थर्ड वो लिखा है पी.बी. शेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस इज द लाइन रिटन बाय विलियम ब्लेक फॉर वर्ड्सवर्थ इन विच पोएम? ये जो लाइन है फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये लाइन लिखी है विलियम ब्लेक ने किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए। और कौन सी पोएम में लिखी है उस पोएम का हमें नाम बताना है। तो पहले तो हमें ये लाइन ही बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, और ये किसने लिखी है ये भी हमें पता होना चाहिए, ब्लेक ने लिखी है। एंड किसके लिए लिखी है सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ड्सवर्थ के लिए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, किस में लिखी है, वर्क बताना है। तो लेट्स सी दी ऑप्शंस, द लॉस्ट लीडर, हाइपीरियन, डॉन जुआन या फिर अ पॉइजन ट्री। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, द लॉस्ट लीडर। ये टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एवरी टीचिंग एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तीनों चारों चीज़ें, ये लाइन किसने लिखी, किसके लिए लिखी और किस वर्क से ली गई है ये लाइन, ठीक है। तो ये हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत ही एग्जाम्स में पहले पूछी जा चुकी है, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बिहोल्ड दी वॉट आई वॉज वंस इज़ द लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम? जो ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा चुकी है पहले बहुत बार, एक बार नहीं, ये लाइन बहुत बार पूछी जा चुकी है टीजीटी एग्जाम में।
और पीजीडी एग्जाम में भी। आई बिहोल्ड दी वॉट आई वॉज वंस, मैं तुम में देखता हूँ जो मैं कभी एक टाइम पे मैं खुद में देखता था। तो ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है? सी दी ऑप्शंस, टू मेलॉन्कली, टू ल्यूसी, टिंटिन एबे या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, टिंटिन एबे से। टिंटिन एबे में हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से इस वर्क को, टिंटिन एबे को। ये लाइंस किसने बोली है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है। और किसके लिए बोली है? ये एड्रेस करी है पोएम उसने अपनी बहन को, डॉरिथी वर्ड्सवर्थ को। तो उन्होंने ये जो लाइंस है डॉरिथी के लिए बोली है कि मैं तुम में अपना बचपन देखता हूँ। तो ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टिंटिन एबे से ली गई है। और किसके लिए बोली है ये भी पता होना चाहिए, डॉरिथी वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कंटेनिंग पर्सनल डिटेल्स? ऐसी कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया है? सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए पार्ट द प्रिल्यूड, बी लिरिकल बैलेड्स, सी टिंटिन एबे या फिर डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सो द करेक्ट आंसर इज दी ए पार्ट, द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड एक ऐसी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। उन्होंने खुद की पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हुए ये पोएम लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, We are selfish men. Oh, raise us up, return to us again, and give us manners, virtue, freedom, and power. Are the lines taken from which poem? ये बहुत ही important lines है। ये एक से ज़्यादा बार पहले एग्ज़ाम्स में पूछी गई है और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी, पीजीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हमें इस लाइन को अच्छे से समझना है, कौन से वर्क से ली गई है, किसने लिखी है और किसके लिए लिखी है, ये हमें अच्छे से समझना है और याद रखना है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए पार्ट टू मेलानकली, बी पार्ट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सी पार्ट टिंटिन एबे या फिर डी पार्ट लंडन 1802। सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, लंडन 1802। अब ये लाइंस लिखी है वर्ड्सवर्थ ने कौन से वर्क में, कौन सी पोएम में? लंडन 1802। जो कि उन्होंने ये पोएम किसको एड्रेस करते हुए लिखी है? ये पोएम उन्होंने लिखी है मिल्टन को एड्रेस करते हुए, जॉन मिल्टन को एड्रेस करते हुए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि ये जो लाइंस है किसने लिखी है और किसके लिए लिखी है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये लंदन 1802 उन्होंने एड्रेस करते हुए लिखी है जॉन मिल्टन को। और इन लाइंस में वो बोलते हैं कि हे मिल्टन, आपको अभी धरती पे होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं, बहुत मीन हो चुके हैं। तो आप अगर यहाँ होते तो आप उन्हें कुछ मैनर्स या फिर कुछ वर्चू और वैल्यूज़ दे सकते। और कैसे दे सकते वो वैल्यूज़? थ्रू हिज राइटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द egotistical sublime is a phrase coined by Keats to describe whose poetry? जो ये फ्रेज है egotistical sublime, ये किसने दिया है, किसने यूज़ किया है फर्स्ट टाइम? जॉन कीट्स ने। और किसकी पोइट्री को उन्होंने ये वर्ड यूज़ करते हुए बताया है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। कॉलरिज, पीबी शेली, वर्ड्सवर्थ या फिर बायरन। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, वर्ड्सवर्थ। जो ये ईगोटिस्टिकल सबलाइम है ये उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ किया है फ्रेज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए क्या ये फ्रेज़ है, किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है। हमें तीनों चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ द मोस्ट? कौन सा ऐसा वर्क था जिसने वर्ड्सवर्थ को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, मतलब बहुत प्रभावित किया है? ए, बायोग्राफिया लिटरेरिया, बी, पैराडाइज लॉस्ट, सी, हैमलेट या फिर डी, पॉलिटिकल जस्टिस। सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, पॉलिटिकल जस्टिस। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है गॉडविन ने। जो पीबी शेली थे वो भी इसी वर्क से, विलियम गॉडविन के इसी वर्क से, पॉलिटिकल जस्टिस से बहुत ज़्यादा वो भी इन्फ्लुएंस्ड थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ कौन से वर्क से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? इट वॉज पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ रजिस्टर्ड हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट? लिरिकल बैलेड्स में जो वर्क है वर्ड्सवर्थ का, उन्होंने किस टाइप की पोइट्री को या किस टाइप की राइटिंग को उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, मतलब उसके अगेंस्ट लिखा है?
इसको ये भी कह सकते हैं कि किसके विरोध में उन्होंने लिखा है। प्रोटेस्ट मतलब विरोध। सो कौन से राइटिंग स्टाइल की उन्होंने विरोध में अपना वर्क लिरिकल बैलेड्स लिखा है? ऑप्शंस आर एपिक्स, पोएटिक डिक्शन, नरेटिव पोएट्री या फिर पैस्ट्रल पोएट्री। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, पोएटिक डिक्शन। जिसने फर्स्ट पार्ट देखा होगा वीडियो का, उसमें हमने बहुत अच्छे से लिरिकल बैलेड्स को डिस्कस किया है। तो उसमें मैंने ये पॉइंट भी बताया था कि लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने प्रोटेस्ट करते हुए लिखा है पोएटिक डिक्शन को। तो जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको ये आंसर ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बिफोर मूविंग ऑन लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करी है। नाउ 30th क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ गिव्स इम्प्रेशन टू हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ इन विच पोएम? कौन सी ऐसी पोएम है वर्ड्सवर्थ की जिसमें उन्होंने फिलोसफी ऑफ लाइफ का जिक्र किया है, या फिर ऐसी पोएम जिसमें उन्होंने फिलोसफिकल बातें करी है? तो अभी हम देखते हैं ऑप्शंस। टिंटिन एबे, द प्रिल्यूड, सी पार्ट, ओड, इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी या फिर डी पैस्ट्रल पोइट्री। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, ओड, इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। ये एक ऐसा वर्क है जिसमें उन्होंने फिलोसफिकल बातें करी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पहले पूछा जा चुका है, तो हमें इस पोएम को अच्छे से याद रखना है, इस पोएम का नाम जिसमें उन्होंने फिलोसफिकल बातें करी है लाइफ के बारे में। अब हम वर्ड्सवर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर क्वेश्चंस है वो उनके या तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स में से पूछा जाता है, हो गया द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेड्स, और भी जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स है वर्ड्सवर्थ के, ल्यूसी पोएम्स में से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ड्सवर्थ के वर्क्स आपको दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है या फिर कौन सा वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है। तो इसलिए हम वर्ड्सवर्थ के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स के एक बारी नाम देख लेते हैं। फर्स्ट, लिरिकल बैलेड्स हम पढ़ चुके हैं। देन साइमन ली, साइमन ली एक पोएम है। देन नेक्स्ट है वी आर 7, ये भी एक पोएम है। द थॉर्न, ये भी एक पोएम है। द टेबल्स टर्न्ड, ये भी एक पोएम है। देन लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटिन एबे, टिंटिन एबे भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और टिंटिन एबे का पूरा नाम यही है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटिन एबे। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, I travelled among unknown men, 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit seal। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में, ये सारी ल्यूसी पोएम्स है। देन ल्यूसी ग्रे भी एक अलग से पोएम है। द रियून्ड कॉटेज एंड माइकल, ये भी आपको ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। माइकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में क्वेश्चन में डिस्कस करा था थोड़ा सा ये पोएम के बारे में। द रियून्ड कॉटेज भी एक पोएम है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि द रियून्ड कॉटेज वर्ड्सवर्थ की एक पोएम का नाम है, ये एक वर्क है उनका। देन ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, मतलब ये उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स निकाली थी 1807 में। अब हम देख लेते हैं 2 वॉल्यूम्स पोएम कलेक्शन में कौन कौन सी पोएम्स आती है। सारी ही इम्पॉर्टेंट पोएम्स है वर्ड्सवर्थ की इस वॉल्यूम में। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका नाम है लीच गैदरर, ठीक है, इसको भी हम जानते हैं इस नाम से। आई वॉन्डर्ड लोली एज अ क्लाउड, वर्ड्सवर्थ ने अपनी डैफोडिल्स का नाम यही रखा था ओरिजिनल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, बाद में नाम चेंज हुआ था करके डैफोडिल्स। माई हार्ट लीप्स अप, ये भी वर्ड्सवर्थ की पोएम है। माई हार्ट लीप्स अप को हम जानते हैं रेनबो, द रेनबो के नाम से भी। ओड, इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, एक फिलोसफिकल पोएम है, अभी हमने डिस्कस किया था। ओड टू ड्यूटी, ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। द सॉलिटरी रीपर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है वर्ड्सवर्थ की। एलिजैक स्टैंजाज, ये भी इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज है, हमें सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए ये पोएम इन 2 वॉल्यूम्स का ही हिस्सा है वर्ड्सवर्थ की पोएम्स का। देन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज September 3, 1802, अब ये लंदन 1802 नहीं है, बट
ये कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर, ये अलग से इनकी एक पोएम है, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये पोएम, इससे नहीं कभी क्वेश्चन आया है, बट हमें पता होना चाहिए ये इनका वर्क है और ये 2 वॉल्यूम्स के अंदर है इनका वर्क। देन लंदन 1802 बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, मिल्टन के ऊपर लिखी है, ये हमें पता होना चाहिए इस पोएम के बारे में काफ़ी कुछ। इसकी इम्पॉर्टेंट कोटेशंस भी हमें पता होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कोटेशन तो मैंने इस पीपीटी में डाल रखी थी जो कि हमने अभी डिस्कस करी थी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कोटेशन है इस लंदन 1802 पोएम की। देन द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, ये एक सोनेट है वर्ड्सवर्थ का, जिसके अंदर वो मटीरियलिस्टिक लाइफ को मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट में उन्होंने लिखा है मटीरियलिस्टिक लाइफ को, की विरोध में उन्होंने ये सोनेट लिखा है। तो हमें बेसिकली वर्ड्सवर्थ के सारे ही वर्क्स का नेम पता होना चाहिए, बिकॉज अब मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं स्पेशली इन टीजीटी इंग्लिश। सो इस वीडियो में इतना ही था। आज हमने डिस्कस करे हैं वर्ड्सवर्थ के अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली टीजीटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड रिकमेंड आप फर्स्ट पार्ट भी वीडियो का ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हमने वर्ड्सवर्थ के सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स के फैक्ट्स, उनकी लाइफ सब डिस्कस करी है और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।